बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में महंगाई पर बात करेंगे। हम देख रहे हैं हुकूमत और ओपोजिशन दोनों की तवज्जो सियासी मामलात पर है, अवामी इशूज़ पर कोई बात नहीं कर रहा। दस्तो गिरेबां PTI और मुस्लिम लीग नून हमें नज़र आते हैं, लेकिन अपने मफादात, अपनी सियासत को लेकर अवाम के क्या इशूज़ हैं, महंगाई का इशू है, उस पर कोई बात नहीं की जाती, ना वो उसका कोई तस्करा है। आज हम प्रोग्राम में ये जिक्र करेंगे। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में महंगाई की शरह 8.8% थी, लेकिन सितंबर में ये महंगाई की शरह 9.4% तक चली गई। अक्टूबर आ गया, ये महंगाई मुसलसल बढ़े जा रही है। टमाटर की कीमत में नाज़रीन 40% तक इजाफा हुआ। इसके बाद दीगर सब्जियों की कीमतों में 35% इजाफा देखने को मिला। एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 24 ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ। आखिर ये इजाफा क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मौशी तज्जियाकार मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, साबिक मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। इसके साथ हम मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, सीनियर मौशी तज्जियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पर। फ़ारूक सलीम साहब की जानिब में पहले जाऊँगा। फ़ारूक साहब, हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल सतह पर महाज आराई है, महंगाई के हवाले से कोई बात नहीं की जाती, अवामी मसाइल पर कोई डिस्कशन नहीं होती। ये कब तक मामलात चलते रहेंगे और ये कब तक इस तरह से महंगाई बढ़ती रहेगी? महंगाई के जिनको कौन कंट्रोल करेगा? देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि फ्यूचर में कितना लंबा ये महंगाई का जो स्पाइरल है वो चलेगा। लेकिन महंगाई की जब हम बात करते हैं तो मेरा हमेशा फोकस जो है वो खुराक की कीमतों के ऊपर रहता है। और उसकी वजह यह है कि तकरीबन 80% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो तकरीबन 70% अपनी आमदन का जो हिस्सा है वो खुराक की कीमतों के ऊपर, वो खुराक खरीदने के ऊपर जो है सर्फ कर देते हैं। तो उनके लिए आलू की कीमत को क्या हुआ, आटे की कीमत का क्या हुआ, टमाटर की कीमत का क्या हुआ, ये बहुत मेजर एलिमेंट्स हैं उनकी जिंदगी के। जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं जिसका जिक्र आपने किया, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, उसमें जो ईयर ओवर ईयर एक साल के ऊपर 3 अशिया देखी है मैंने। आलू में वो कह रहे हैं कि तकरीबन 67% इंक्रीज हुई, यानी कि लगभग 70% एक साल में आलू की कीमत बढ़ गई है। टमाटर 52% और गंदम 42%। इसके साथ साथ बिजली गैस की कीमतें भी बढ़ी हैं। अब दो चीजें हो रही हैं, एक तो इन सब अशिया की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और दूसरा जो इसमें नहीं हम देख रहे वो ये है कि पाकिस्तानियों की औसतन आमदन जो है वो गिर रही है। पिछले 2 सालों से मुसलसल आमदन जो है वो गिरती चली जा रही है। तो अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, आमदन गिर रही है, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि फिर गुर्बत की शरह में जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके नंबर्स में बहुत तेजी से बहुत इजाफा हो जाता है। मुझे याद है कि 2 साल पहले जो गुर्बत के हवाले से सर्वे किया गया था उसमें तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे थी, और उस वक्त वो नंबर बन रहा था तकरीबन 7 करोड़। अब 7 करोड़ भी बहुत बड़ा नंबर है। अब जो वैसे सर्वे सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि तकरीबन 41% आबादी पाकिस्तानियों की जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई है। तो तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब सोचिए कि 2 करोड़ पाकिस्तानियों का इजाफा हुआ है जो शरह गुर्बत से गिर गए हैं पिछले 2 सालों में। तो ये हुकूमत को बड़ा संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि हमारी सारी सियासी जमातें, हमारा सारा का सारा ब्यूरोक्रेटिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन बातों के ऊपर तो इस वक्त गौर खौस नहीं कर रहा। और मीडिया को भी आप देख लीजिए, वो तकरीबन 95% फोकस उसका जो है वो सियासत के ऊपर है कि कौन किससे मिला, किसने किसको बुलाया, किसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दायर हो गया। अब अगर 75 रुपए किलो आटा आपको बाजार में मिल रहा है जो कि 35 रुपए था पर किलो 2 साल पहले, उस शख्स के लिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि किसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। मिर्जा साहब, बात आपसे ये करनी है कि जो फ़ारूक सलीम साहब ने कहा बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमने फोकस किया वह सियासी जमातें की बात की जाए, अगर हुकूमत की बात की जाए, ओपोजिशन की बात की जाए, तमाम का फोकस सियासी हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर है। PDM मूवमेंट की बात की जाए, ये जो असल इश्यूज़ है अवाम के, जो ये लोग कहते हैं कि हम अवामी मसाइल पर सियासत कर रहे हैं, उनको कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर ये बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी नेपरा ने जो है वो मंजूरी दे दी है कि इसको बढ़ाया जाए।
तो महंगाई के जिन को किसने काबू करना है, इस हवाले से बातचीत नहीं हो रही, इस पे आपका इनपुट चाहूंगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अफराते ज़र 10% की शरह के करीब पहुंच चुका है। अफराते ज़र जिसको महंगाई भी कहा जाता है, और ये महंगाई ने जो ज्यादा हिट किया है, जैसे फारूक साहब ने कहा, वो खाने पीने की खुर्दनी अशियाज हैं, तमाम चीजें जिनको एक आम आदमी की जरूरत है डेली की, उन चीजों में 40%, 70%, 52% ऐसा इजाफा हुआ है। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में इनकम को देखें तो हमारी इनकम इकोनॉमिक सर्वे में भी बतलाया कि पर कैपिटल इनकम जो हमारी गिरी है, कम हुई है। और आपने इस साल जो तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन के 10% इजाफा वगैरह किया जाता है, वो भी इस बार नहीं हुआ है। तो ये बात बड़े वाजे है कि जब भी महंगाई होती है बैरून मुल्क, दुनिया के दूसरे ममालिक में, उसको काउंटर करने की एक ही चीज होती है, वो होती है आमदन में इजाफा किया जाए, आमदनी में बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ न सिर्फ आमदनी में कमी हुई है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसमें क्या वजूहात हैं? इसमें सबसे बड़ी वजूहात तो ये है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, जो इदारे हैं, इंतजामी जिम्मेदारियां हैं जिनकी कि प्राइस कंट्रोल करें, वो बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। डीसी साहब निकलते नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटी अपना काम नहीं कर रही। प्राइस कंट्रोल की जो लिस्ट है जो आवेदन की जाती है मार्केटों में, वो एक मजाक है, और हर वेंडर जो है वो अपनी मर्जी से बेच रहा है। सुबह उठते हैं तो 30 रुपए लीटर दूध बढ़ा हुआ होता है। आटे की कीमतें आप देख लें, नान 20 रुपए पे पहुंच गया है। तो अगर पहले कोई 6 नान लाता था तो अब उसको 3 नान लाने पड़ेंगे। क्या वो 3 नान से उन बच्चों का, उस फैमिली के नंबर ऑफ फैमिली का पेट भर सकता है जो 6 नान से प्याज खा के या मिर्ची खा के जो है वो अपना पेट भरते थे? मैं समझता हूं कि इतनी संगीन सूरत हाल कभी नहीं देखी हमने, जबकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बेहतरीन चारों सीजन दिए हैं, अच्छा मौसम दिया है, फर्टाइल लैंड दी है, मेहनत कश फार्मर दिया है, और उसके बाद जो है आप जो है ज़राअत से वो आउटपुट नहीं ले पा रहे जो दूसरे ममालिक आपको उससे ज्यादा ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात सिर्फ ये कह के आपको बतलाऊंगा, एक तो डिवैल्यूएशन हुई 35% की। हुकूमत समझ रही थी कि जी एक्सपोर्ट के वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन 5 साल में एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय कम हुई है। $26 बिलियन से कम के वो 21-22 बिलियन डॉलर के आसपास टहल रही है। तो इन्फ्लेशन से पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी, और खुर्दनी तेल जो दूसरा बड़ा आइटम है इंपोर्ट का, जिसको एडिबल ऑयल्स कहते हैं, उसकी कीमतें भी बढ़ी। तो उससे खाने पीने की अशिया जो है वो तमाम के तमाम, शुगर, आटा, ये तो माफिया है। ये तो साबित हो गया रिपोर्टों में, जीआईटी में उन्हें जो लोग इन्वॉल्व थे मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत बुरी तरह जो है प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम हुई। और एक जो सबसे ज्यादा चीज मुझे तकलीफ दे रही है, जो ज्यादा पेनफुल है, वो यह है कि आपने इस बुनियाद पे कि दवाएं ड्रग्स स्टोर्स पे मौजूद हों, अवेलेबल हों, क्योंकि वो नहीं ला रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे फार्मा वाले, आपने उनकी कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी थी। अब जो और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये जिंदगी बचाने वाली दवाएं हैं। जो सिरप 70 रुपए का था, आज उसकी 150 रुपए की वो बोतल मिल रही है। वैक्सीन है इसमें, कोरोना की जो वैक्सीन, मैं ये समझता हूं कि आपने मेडिसिन की कीमतों को बड़ी हद तक कंट्रोल किया था। अब भी आपकी कीमतें मेडिसिन की, मैं वसूख से कह रहा हूं, और फारूक साहब मुझे इंडोर्स करेंगे कि इंडिया से आप, इंडिया की मेडिसिन की कीमतें हमसे सस्ती हैं। जब ये सवाल उठता है तो हमारे लोग कहते हैं कि जी हम रॉ मटेरियल इंडिया से मंगाते हैं और उनकी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उस पर वो रखते हैं, इसलिए हमारी रॉ मटेरियल महंगे होने की वजह से इसकी कीमतें बढ़ी हैं। ये बात नहीं है, हम मार्जिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन फारूक साहब, मैं फारूक साहब से जानना चाहूंगा, फारूक साहब, आखिरकार इस हुकूमत ने भी जाना अवाम में, और अवाम इन चीज़ों पर फैसला करती है कि आप जिस मोटो के तहत आए थे, आपका जो एजेंडा था कि आपने उस पर
अमल किया है या नहीं, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से सवाल हो या फिर 50 लाख घरों की बात हो। अगर देखा जाए तो अब हुकूमत एक नया इकदाम जो हमें सामने नजर आ रहा है वो बिजली के हवाले से है, बिजली महंगी करने जा रही है। पहले ही ऑलरेडी लोगों पर ईडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रेशर है, वो महंगी कर दी जाएंगी, लेकिन अगर बिजली गैस के बिल भी ज़्यादा आने लग गए और सर्दियां भी आ रही हैं तो लोगों का तो बुरा हाल हो जाएगा इस तमाम सूरत हाल में। देखिए, आपने बिजली के शोबे का जिक्र किया। महंगी बिजली जो घरेलू सार्फिन हैं, आप और मैं, हम तो शायद वो अफोर्ड कर लें, हम कहीं और से खर्चा कम कर लें और अपना बिजली का बिल अदा कर दें, लेकिन जो सनती सारिफ हैं उनके लिए महंगी बिजली न होने के बराबर है। क्योंकि अगर उनको हम महंगी बिजली देते हैं तो वो तो अपना माल एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, वो अपना माल मार्केट के अंदर कंपैरेटिव रेट पे बेच ही नहीं पाते। हमारे यहाँ ऑलरेडी 50% से ज्यादा बिजली महंगी है सनती सार्फिन के लिए। आप इस खित्ते में कोई भी मुल्क उठा के देख लें तो सनती जो सारिफ है बिजली का, वो तो आप समझिए कि ये महंगी बिजली बना के जिंदा ही नहीं रह सकता, उसकी मिल ही नहीं चल सकती। जो घरेलू सार्फिन है, जो दुकानदार हैं, कमर्शियल सार्फिन, वो शायद इसको फिर भी जो है वो एक्सेप्ट कर ले, इसका कहीं और से अपना खर्चा कम करके ये वाला बिल अदा कर दें। यहाँ पे इशू जो पाकिस्तान जो हुकूमत के साथ ये आ रहा है कि आप देखिए कि चार पांच पांच वज़रा जो हैं वो टेलीविजन पे आके हमें बेशुमार चार्ट दिखाते हैं, करप्शन हो गई। अगर आपने उनसे पूछा जाए कि 15,000 अरब का जो पिछले 2 सालों में इजाफी कर्जा ले लिया है, उसका जवाब ये मिलता है कि पहली वाली हुकूमत जो है वो बहुत करप्ट थी। यहाँ पे अगेन मेरा ख्याल ये है कि ये करप्शन जो है ये भी एक कुर्बानी का बकरा है। आपका अपनी पॉलिसी, आपके पास माशी पॉलिसी नहीं है, आप कुर्बानी का बकरा पकड़ लेते हैं कि जी पुरानी हुकूमत जो है वो बड़ी करप्ट थी। अब अगर अद्वियात की कीमत आपने 250% बढ़ा दी है, उसका ताल्लुक पुरानी हुकूमत से क्या बनता है? अब 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल में ये इल्जाम लगा देना कि पुरानी हुकूमत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये चूरन मैं समझता हूं कि अब अवाम के सामने बिकने वाला नहीं है। लेकिन दोबारा से यही है कि यहाँ पे किसी की जो प्रायोरिटी है, जो तरजीह है, वो 22 करोड़ पाकिस्तानी नजर नहीं आते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ से किसी किस्म की कोई डिमांड भी नहीं है कि अगर आटा जो है वो 35 रुपए से पहुंच गया 75 रुपए किलो, तो किसी ने कोई एतराज नहीं किया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर चीनी 55 रुपए से कहीं 115 रुपए पे पहुंच गई है तो मुझे तो कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आए एहतजाज करते हुए कि भाई हमारा क्या बनेगा। तो एक तरफ डिमांड नहीं है, पाकिस्तानी रिफॉर्म्स की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासतदान जो हैं वो ना कुछ सप्लाई कर रहे हैं, वो बस अपनी सियासत में पड़े रहते हैं। ठीक है नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ारूक सलीम साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशी मामलात पर डिस्कशन हो रही है। IMF लोन के हवाले से बात करेंगे। कुछ IMF लोन की तीसरी किस्त जो है अब वो पाकिस्तान को मौसूल होगी। मुज़ाकरात इस हवाले से जारी हैं। इस किस्त के हवाले से भी बात करते हैं और ये जानना ज़रूरी है कि इस किस्त के बाद मौशी बेहतरी आएगी या फिर IMF की जानिब से जो टफ टारगेट्स दिए हैं उनको अगर पूरा किया गया तो आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। मिर्ज़ा साहब से ये जानते हैं। पहली चीज तो ये है कि रिस्पेक्टिव के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितने बेहतर होंगे या नहीं होंगे। ये IMF का प्रोग्राम जिसमें आप दाखिल हुए हैं, जिसमें आप चल रहे हैं, उसको कंप्लीट करना है। कोविड की वजह से सस्पेंड हो गया था क्योंकि हमने कहा था कि जी हम वो हदायत हासिल नहीं कर सकते, हमारी कोविड की वजह से सनत और इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है और वो पूरी दुनिया का हाल था, लिहाजा उसके लिए हमें टाइम दिया गया और सस्पेंड किया गया। लेकिन अब जो हालात नॉर्मल हो रहे हैं वो और अपने प्रोग्राम को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तीसरी किस्त के इजरा से पहले वो रिव्यू में उनकी 4-5 चीजें ऐसी हैं
जो बहुत उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। उनका स्टैंड है पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनके 1,000 रुपए सालाना ये जाया हो रहे हैं, गुड मनी फॉर बैड पर्पज हम इस्तेमाल करके, उनको सिर्फ चमनियों से धुआं भी नहीं निकल रहा है, स्टील मिल का, और अरबों की सैलरीज दी जा रही है मुलाजिम को, क्योंकि वो बंद पड़ी हुई है। ये रेलवे का भी यही हाल है, पीआईए का भी यही हाल है, बॉम्बे का भी यही हाल है। तो पहले तो हर बार जब हुकूमत आती है वो ये बात वादा कि हर बजट में तकरीबन कि जी इसे प्राइवेटाइज करेंगे, इसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, और ये 1,000 अरब रुपए सालाना तकरीबन जो जा रहा है लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ना पहले हुआ न इस हुकूमत ने करा है। दूसरी चीज सर्कुलर डेट है जो वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड 2,000 अरब रुपए से ज्यादा पहुंच चुके हैं, और वो उनकी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। वो तो कहते हैं सही है, पास ऑन करो आप बिजली की कीमतें बढ़ा के, लेकिन क्या एक आम आदमी, क्या एक सनत बर्दाश्त कर सकती है? हम अभी हमारी बिजली के बिलों के ऊपर, हमारी सनत के ऊपर जो बिल आते हैं, वो हम एनर्जी में भी हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इन द रीजन। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। तीसरी चीज ऑफ कोर्स उनका करंट अकाउंट को कहते हैं कि जो एक टारगेट है उसके अंदर आप लेकर आए, और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जितनी भी सब्सिडीज हैं वो आप खत्म किए जाएं, क्योंकि सब्सिडी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सवाल ये उसके ऊपर बातें हो रही हैं कि जी सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी देंगे, बाकी लोगों को इसे हटा देंगे, 300 यूनिट वाले को हम देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन दीज आर ऑल गिमिक्स। अब जो बात है आपसे, जो आपने कहा इकोनॉमिक इंडिकेटर, आईएमएफ जितना ज्यादा डिसिप्लिन करेगी, जीडीपी ग्रोथ आपकी उतनी ज्यादा कमजोर होगी, कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। और फिर ये जो आपने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया है जिसमें एक छोटी सी एमनेस्टी भी है, ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट समझ के दिया गया है कि इससे नई जॉब क्रिएशन होगा। 30-40 वो सेक्टर्स हैं जो रिवाइव होंगे, जिसमें पेंट है, इंडस्ट्रीज है, सीमेंट है, अप्लायंसेस है, सैनिटरी वगैरह का है। तो अब ये सब चीजें देखना है कि आईएमएफ तो फ्री हैंड आपको नहीं देती, वो तो आपको बॉन्ड भी नहीं लॉन्च करने दे रही है अगेंस्ट सॉवरेन गारंटी। आप लिए बैठे हुए उसको हर बार परमिशन के लिए जाते हैं तो रोक देते हैं। उन्होंने तो जो आपको पीडीसी चेक इशू किए थे एफबीआर ने, बैंकों से डिस्काउंट कराने के लिए बैंकों ने सॉवरेन गारंटी मांगी थी और उसके लिए भी इजाजत नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत में आईएमएफ के साथ उन राइट को अगर आप देखते हैं, जो उनकी प्री रिक्विजिट्स हैं, जो उनकी वो सख्त शराइत है जो चाहते हैं हर हालत में उनके ऊपर अमल दरामद और कंप्रोमाइज ना हो, ठीक। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, आपकी जरूर इकोनॉमी डिसिप्लिन हो जाएगी, लेकिन किस कॉस्ट पे, कितनी सनतें बंद करके, कितने लोग बेरोजगार होके, ये एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। फारूक सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये अगर थर्ड लोन आ जाता है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने भी जैसा कि हाईलाइट किया कि सख्त शराइत रखी जाती हैं आईएमएफ की जानिब से और उन पर अमल भी करना होता है, किसी हद तक अमल भी करते हैं हम, फिर रिलीफ का भी हम उनसे मुतालबा करते हैं। तो ये थर्ड जो किस्त है, अब ये रीएक्टिव हुआ है लोन, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? जी, मैं आपका सवाल समझाऊं कि आईएमएफ से हमारे जो ताल्लुकात हैं, अगर वो बेहतर हो जाएं तो क्या पाकिस्तान के माशी इशारियों का क्या हाल होगा। देखिए, पिछले 70-75 साल की आईएमएफ की तारीख आप सामने रख लें, उनके पास पिछले 70-75 सालों में एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। एक मुल्क भी ऐसा आप कोट नहीं कर सकते हैं कि जिसने आईएमएफ के जोर के ऊपर या आईएमएफ के लोन के जोर के ऊपर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ या अपनी माशी हालत जो है वो बेहतर कर ली हो। एक ये जो बयानियां हम रखते हैं सामने कि भीख की बुनियाद पे हम पाकिस्तान की मईशत को सीधी सिमत में ले जाएंगे, ये बयानियां बिल्कुल गलत है। हमने जब तक अपने अंदर इस्लाहाती कैपेबिलिटी पैदा नहीं करनी, जब तक पाकिस्तान के अंदर हम खुद से इस्लाहात नहीं लेके आएंगे, तो कोई भी बैरूनी ताकत, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, वो हमारी मईशत को सीधी सिमत में ले जाने के लिए क्रिएट नहीं की गई।
उनके अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उनके सियासी मालिकान भी एग्जिस्ट करते हैं, वो अपना अपना एंगल भी देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये काम करना है तो ये हमने खुद से करना है, और ये काम की बुनियाद होगी एक डीप रिफॉर्म्स, इस्लाहाती पैकेज। जैसे अभी जिक्र किया गया कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिनको हम कहते हैं, जिसमें पीआईए, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान स्टील, कोई 197 के करीब ऐसे इदारे हैं। पिछले साल मैंने इनका जो बोझ है हुकूमती हमारी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, वो तकरीबन 1800 अरब का नुकसान बोझ है सालाना के हिसाब से। जो हम सब्सिडी देते हैं अपने बजट में, जो ये इदारे खुद से नुकसान करते हैं, जो ये इदारे हुकूमत की गारंटी इस्तेमाल करके बैंकों से कर्जा जात लेते हैं, अगर उन तीनों चीज़ों का जमा करें तो तकरीबन 1800 अरब का बोझ बन जाता है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। इसी तरह 2 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, हमें हमें पावर डिवीजन ने जब ब्रीफ किया था कि उस वक्त 1100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा जात थे। आज वो 2200 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जा जात है। आईएमएफ हमें कहीं हमें सीधी सिमत पे नहीं ले जा सकता जब तक हम अपने बिजली के सेक्टर के अंदर, अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर और अपने गैस के शोबे के अंदर जब तक हम इस्लाहात ना लेके आए। यहाँ पे भी फोकस आप देख लीजिए, मैं समझता हूँ फोकस टोटली गलत है। हम सारा का सारा फोकस कर देते हैं कि हमने कितना टैक्स इकट्ठा करना है पाकिस्तानियों से। अब टैक्स जो है पिछले 10 सालों में अगर आप देखिए तो 10 साल पहले 1300 अरब का टैक्स इकट्ठा होता था, अब तकरीबन 4000 अरब पे पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान से इकट्ठा नहीं हो सकता। हमारा फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात को नीचे लाना। फोकस जो है टैक्स इकट्ठा करने के ऊपर, ये फोकस ही गलत है। बहुत सही, बहुत वैलिड पॉइंट है। मिर्जा साहब, आपसे इस पर जानना चाहूंगा, एक तो टैक्स नेट के हवाले से बात हुई, दूसरा अखराजात की कमी के हवाले से बात हुई। अखराजात की कमी की अगर बात की जाएगी तो बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट करें, हम मेहनत करें और वो टैक्स आप पीआईए में लगा दें, स्टील मिल में लगा दें, जो कि इदारे ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। तो कब तक हम ऐसे इदारों को पालते रहेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सी स्टैटिस्टिक आपसे शेयर कर रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टडी जिसको कहते हैं, कि हमारी सनत का हिस्सा जीडीपी में 20% है मैक्सिमम, और हमारी सनत का जो टैक्स देने का रेशियो है वो 60% से 62% है। यानी आपकी सनत जो सिर्फ 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, टैक्स की वसूली में आपने उसको फीसद का ओवर बर्डन ऑलरेडी हुई है। लिहाजा उस पर आप मजीद अगर टैक्सेस जाएंगे तो वो वाइबल नहीं रहेंगी, वो बंद होना है। तो आपको समझना चाहिए, हाँ, वो सेक्टर जिन पे टैक्स नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, उसमें आप 23% या 25% है, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन 2% है। तो उस सेक्टर को आप रेवेन्यू में लेकर आए कि उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, जो आपकी बिल नहीं है। जो फ्रीडम लॉर्ड्स वहां बैठे हैं, जागीरदार निजाम की वजह से जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो हम जायज में ले आए थे, वो अभी तक चल रहा है। तो ये सब वो रिफॉर्म्स हैं जो ओवर ए पीरियड होनी चाहिए थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आप हर बार बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर बार ऐसा ही है, सर पे थपकी दे के बढ़ा देते हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे? और फिर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 60% है, तो सर्विस सेक्टर से आपकी जो है 23%, 22% टैक्स रेवेन्यू। तो ये आपकी तीनों सेक्टर जिससे आपकी इकोनॉमी बनती है या चलती है, उसके टैक्स टू जीडीपी रेशियो में जो हिस्से हैं वो मुताबिक नहीं रखते vis-a-vis their contribution to GDP। ये चीज आपको बतलाती है कि किस सेक्टर में ऑलरेडी ओवरबर्डन आपने टैक्स किया हुआ है और किन सेक्टरों में आपका पोटेंशियल है, लेकिन आप उसको वसूल नहीं कर पा रहे। रिट नहीं है, विल नहीं है, हिम्मत नहीं है और इस्लाहत नहीं की जाए। ठीक। आखिरी एक जुमला में कह के बात खत्म करता हूँ। वो आईएमएफ की जो बात कही थी कि आईएमएफ के प्रोग्राम में तो जाना है। अगर हमने आईएमएफ से निकले, आईएमएफ ने हमको निकाला, तो ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज आएगा। हमारी क्रेडिट रेटिंग भी इससे बुरी तरह से नीचे जाएंगी। हमारी बॉन्ड मार्केट जो भी चीजें हैं वो सब क्रैश होंगी। लिहाजा आईएमएफ के प्रोग्राम में क्योंकि आप हैं और आपने एक प्रोग्राम साइन किया हुआ है, वो तो हमने उनके साथ प्रोग्राम को मुकम्मल करना है, नॉट एट द कॉस्ट
कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं और फिर तमाम डोनर एजेंसीज जो हैं वो ये ग्रीन शीट होती है IMF की, वो ग्रीन शीट हमारे लिए विलिंगली या अनविलिंगली नहायत जरूरी। ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम महंगाई पे हमने बात की, IMF पे बात की, और इसके साथ हमने जिक्र किया है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कोरोना वायरस की दूसरी लहर, और साथ ये भी डिस्कस करेंगे सर्दियाँ आ रही हैं, NCOC की मीटिंग भी हुई है और उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाएगा अगर एहतियात ना बरती गई। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की बातें हो रही हैं और मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक से इजाफा देखने को भी आ रहा है। तो इस सब की क्या वजूहात हैं, और अब की बार अगर दूसरी सेकंड वेव की बात की जाए, कितनी डेडली और डेंजरस हो सकती है ये सेकंड वेव, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब सेक्रेटरी जनरल है PMA के, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर सज्जाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, दोबारा से कोरोना वायरस की तादाद बढ़ती जा रही है, मरीजों की, लोगों में तशखीस हो रही है, तो एक ड्यूरेशन आया जिसमें हमने इसको कंट्रोल किया, लेकिन अब से दोबारा जो शुरू हो रही है तो हम इसे सेकंड वेव कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बिल्कुल सेकंड वेव्स है, और जिस तरह से पहले बहुत केसेस कम हो गए थे और फिर अब दोबारा केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। और चूंकि ये नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं और पाकिस्तान में अभी तक हमारे अवाम ने SOPs को फॉलो किया ही नहीं है। डॉक्टर साहब, NCOC की मीटिंग में भी ये बात डिस्कस हुई है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो हब बन रहे हैं कोरोना वायरस का। तो अगर हम स्कूल क्लोजर की तरफ, आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं और मैंने भी आपसे सवाल किया, इसके बजाय रेस्टोरेंट क्लोजर को अगर देखें तो वो किस हद तक मुफीद होगा इस सारे सिलसिले में? जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं भी कुछ रेस्टोरेंट में गया हूँ जहाँ पर किसी वेटर ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, ना ही वहाँ पे सैनिटाइजर मौजूद था। तो इस तरह की जो रेस्टोरेंट है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सके हैं। और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग अभी छुट्टियों में गए हैं बाहर नॉर्दर्न एरियाज में और दूसरी जगहों पे, वहां से वापस आए तो उनको कोरोना वायरस हुआ है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन की अगर बात की जाए तो काफ़ी चमक गोइयाँ थी कि चाइना ने भी बना लिया, रशिया ने भी डेवलप कर लिया है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कब तक ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी? चाइना ने जिस तरह से बना लिया तो पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल कब होगी? देखिए, वैक्सीन को तो अभी आप कुछ कह नहीं सकते, बहुत जल्दी भी हो, कम से कम 6-7 महीने के बाद ही ये मेरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कोरोना वायरस को लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वैक्सीन कौन लगाएगा, जबकि हुकूमत ने 8,200 वैक्सीन की कीमत रखी है। तो जब लोग कोरोना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जब एक इसका वैक्सीन मौजूद है उसका इस्तेमाल नहीं करते, और वो वैक्सीन है मास्क, जब मास्क लोग नहीं लगाते, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो वैक्सीन आएगा तो लोग वैक्सीन की तरफ भागेंगे या वैक्सीन लगवाएंगे। तो जो कि अभी जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है उसको फॉलो करें पहले, जब वैक्सीन आएगा तो फिर उस वक्त हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में एक्ट्रमा इंजेक्शन की भी बात हुई थी और वो इंजेक्शन कह रहे थे कि काफ़ी हद तक मुफीद है, और फिर कुछ और इंजेक्शंस भी। अगर इलाज की बात की जाए तो हम हॉस्पिटल्स में क्या आमतौर पे क्या इलाज, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा चल रही है, किस तरह से इसे ट्रीट किया जा रहा है? देखिए, अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, अभी तक इसका कोई मखसूस इलाज मौजूद नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और जो डॉक्टर उस वक्त मरीज को देख रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस बीमारी में ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो उसको शुरू में ही जो लोग आ जाते हैं उनको बहुत फायदा होता है। तो लिहाजा किसी का, खासकर मैं ट्रेड नेम नहीं लेना चाहता हूँ, ब्रांड नेम नहीं लेना चाहता हूँ, और
जो भी डॉक्टर समझता है कि इस दवा से उसको फायदा होगा तो उसको दिया जाता है, और जब रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको वो दवा पे रखा जाता है। लिहाजा ये जरूरी है कि इस बीमारी को का इलाज के बारे में या दवा के बारे में ज्यादा जरूरी है कि एहतियात किया जाए, और शुरू में ही अगर इसका एहतियात हो जाए, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाए, तो बस सीवियर से बच जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो जिस तरह से सिंध हुकूमत जुज़वी लॉकडाउन की तरफ जा रही है और कहा जा रहा है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो कि हब बने हुए हैं, उनको लॉकडाउन किया जाना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि दोबारा से एक दफ़ा लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं, जिस तरह से पहले लॉकडाउन हुआ, फर्स्ट वेव में लॉकडाउन हमें नज़र आया, उस किस्म के लॉकडाउन की तरफ? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिन जिन जगहों पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जिन इलाकों में, उसको लॉकडाउन करके वहां पर आप सिर्फ लॉकडाउन मोबाइल खड़ी करके ये शामियाना लगा के नहीं होता है। आप उसको लॉकडाउन करें, अंदर की तमाम मार्केटें बंद होनी चाहिए, अंदर से बाहर लोग नहीं जाएंगे दफ्तर या किसी जगह अपने काम पे, और बाहर से अंदर नहीं आएंगे। ये कंप्लीट लॉकडाउन होता है। हमारे यहाँ अब तक जितने भी लॉकडाउन हुए हैं उसमें सब लोग अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ रहे हैं, अंदर की मार्केटें खुली होती हैं, तमाम और लॉकडाउन नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस अगर किसी को लॉकडाउन किया जाता है इलाके को, तो उसमें डाटा फॉर्म किया जाए, कितने लोग औरतें मर्द हैं, कितने जिसमें कोरोना में मुब्तला है, कितने लोग जो मोटापे के शिकार हैं, कितने लोग शुगर के मरीज हैं, कितने लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये तमाम चीजें जो है ये लॉकडाउन में ये काम करना चाहिए, सिर्फ बंद करने से कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, इससे पहले ये भी डिस्कशन होती रही मिथ्स के हवाले से था कि सर्दियों में ये वायरस, चूँकि ठंडी जगह में ज़्यादा ये जल्दी पनपता है और ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होता है, तो ये अब दोबारा सर्दियां आ रही हैं, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट के इन सर्दियों में एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है? क्या सर्दियों में वाकई वायरस तेज़ी के साथ फैलता है? ये मिथ है या फिर ये इसमें रियलिटी भी है कोई? नहीं, कोई भी वायरस होता है वो जो कम जो टेम्परेचर में वो ग्रो ज्यादा करता है। तो ये एक देखा गया भी है और ये समझा भी जाता है कि अब सर्दियां जब आएंगी इसके चांसेस हैं कि इस बीमारी में इजाफा हो सकता है। लिहाजा हम इसीलिए कह रहे हैं कि अभी जो है आप एहतियात करें, और अभी से आप एहतियात करेंगे तो जब सर्दियां आएंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिहाजा इसको अभी से प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ थे। सर्दियों में वायरस ज़्यादा बढ़ सकता है, हमने इकनॉमिक इश्यूज़ पे बात की, कोरोना वायरस की जो बढ़ते केसेस हैं उन पर बात की। टाइम ख़त्म हो गया। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।